Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is design of project control system. Our subject project management and economics, MGT 316. The topic is design of project control and system. There are two options. Suppose you are running a firm privately, or you are working in the firm as a project manager. दो चीज़ें मैंने बताई. आप प्राइवेट फर्म चला रहे हैं, जैसे ये जीशान चला रहा है अपने फादर के साथ यूनिलीवर में. ठीक है, प्राइवेट है फर्म है और वो यूनिलीवर में काम कर रहे हैं, या आप एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर किसी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं. दोनों एस्पेक्ट से मैं आपके साथ बात करूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए. डिज़ाइन ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल मीन कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, उनका कैसे डिज़ाइन रखा जाए, कैसा सिस्टम बनाया जाए, कंट्रोल हो जाए वो हर चीज़ें. आप एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं किसी फर्म में, तो आपका प्रोजेक्ट किसी एफएफसी में भी चल रहा है, कोको कोला में भी चल रहा है, अहमद टेक्सटाइल मिल में भी चल रहा है, लीवर यूनिलीवर में भी चल रहा है. बट एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर आप हर जगह 2-2 घंटे के लिए तो नहीं, जाने को तो जा सकते हैं, बट सिस्टम ऐसा हो आपको कोई परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो, कि ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, क्योंकि हर चीज़ अंडर कंट्रोल हो. अगर आप लुक आफ्टर करने के लिए यूनिलीवर जाते हैं तो वहाँ काम ठीक चल रहा है, बट आप कहते हैं जी अब एफ सी मैं नहीं जा सकता, वहाँ मैं कोई अपना सब इंजीनियर रख लेता हूँ, वो इतना लापरवाह है, आप उस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा. सॉरी. तो आपका कंट्रोल सिस्टम इतना अच्छा हो कि ऑटोमेटिकली उसको ठीक काम करना पड़े. एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर आपको एक वक्त में एक काम नहीं करना पड़ता, आपको 10-10 प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं, 100-100 प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं, लोग कंपनियां बड़ी बड़ी काम कर रही होती हैं. तो उसको किस तरह लेके चलना है, किस तरह सिस्टम अपना फर्म के अंदर बनाए कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो स्मूथली रन करे, और आपका जितने भी प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंपनीज के अंदर चल रहे हैं वो कंट्रोल सिस्टम के अंदर हों, और हर चीज़ कंट्रोल हो, अंडर सुपरविजन हो. तो आपको मैसेजेस आ रहे हों, सिस्टम आ रहा हो, ईमेल आ रही हो, आपको रिपोर्टिंग प्रॉपर आ रही हो हर जगह से, तो आपका मतलब आपके सारे प्रोजेक्ट्स ठीक चल रहे हैं. अगर आप अंडर कंट्रोल सिस्टम हर चीज़ नहीं रखेंगे, सिस्टम को अंडर कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो एक प्रोजेक्ट ठीक चलेगा, दूसरा खराब होने के चांसेस हैं, और अगर खराब हो जाएगा तो नेक्स्ट प्राइवेट कंपनीज आपको प्रोजेक्ट नहीं देंगी. तो वेयर एवर यू विल वर्क स्टार्ट, यू शुड केयर अबाउट दैट कि आपका वो प्रोजेक्ट आपके सिस्टम के मुताबिक अंडर कंट्रोल रहे, क्योंकि लुक आफ्टर करना हर एक बंदे का काम है. बट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट इंजीनियर, आई कांट मूव इन एवरीवेयर, कि मैं उधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, हर 2 मिनट बाद मैं उधर भी जाऊं, फिर तो मैं घूमता ही रहूंगा फिरता ही रहूंगा. तो सिस्टम एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए, डिजाइन किया हुआ हो जो अंडर कंट्रोल हो, और आपको उस लोग उस सिस्टम को फॉलो करें, और जो भी उस सिस्टम में चीजें लिखी हैं कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, वो करते रहें. तो सो स्टार्ट डिजाइन ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम, कि आप कैसा प्रोजेक्ट को किस तरह डिजाइन करें कि वो कंट्रोल सिस्टम बन जाए, और जिधर भी आप प्रोजेक्ट शुरू करें किसी भी नई जगह पर, तो आपको उस अंडर कंट्रोल हर चीज रखे. पीसीएस मीन प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम मॉड्यूल्स प्री इंक्वायरी. देखें, अब आपको इंक्वायरी आ गई है, आप एक फर्म में बैठे हैं, प्राइवेट फर्म जिस तरह निशान के फादर चला रहे हैं, उसको एक इंक्वायरी भेजनी है, उसके पास आई है और उसने रिसीव की है कि एफएफसी से आई है या कोको कोला से आई है, कि जिशान की फर्म का मुझे नाम नहीं, बात कोई भी एबीसी फर्म है, कि आप ये इंक्वायरी है, हमें कोई सिलेंडर बना के थे बड़ा सा, या कोई पाइपलाइन रिपेयर होने वाली है, या कोई और इंजीनियरिंग वर्क्स होने वाला है, वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर की प्रोजेक्ट है छोटा सा, तो आप फुलफिल करें. तो प्री इंक्वायरी सबसे पहले कैसे करेंगे, इंक्वायरी से पहले प्री इंक्वायरी. तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास इन हाउस कैपेबिलिटीज क्या है, साइड की क्या कंडीशन है, मेरे पास कौन सा टेक्निकल डाटा मौजूद है, मेरे पास कौन से वेल्डिंग प्लांट है, मेरे पास कौन सी ड्रिल मशीनें हैं, मेरे पास कौन सी लेथ मशीनें पड़ी हुई हैं, मैं कौन कौन सा काम कर सकता हूँ और किस किस काम को हाथ डाल सकता हूँ.
आप एक इंक्वायरी आई एफएफसीसी की, मुझे ये काम चाहिए, आप कहे ठीक है जी, ओके वो विल डू, पता चले जी इन हाउस तो वो मशीन ही नहीं है, मेरे प्लांट में, मेरी फर्म के अंदर, मेरी वर्कशॉप के अंदर तो वो मशीन ही मौजूद नहीं है। ठीक है जी, मैंने साइट कंडीशन चेक ही नहीं की और उनको हम ही भर लिया। वो साइट कंडीशन पता चले जी वो क्रेन से उठा के कोई चीज़ रखनी थी, आप कहें मैं कहाँ से क्रेन लेके आऊँ। तो कोई भी इंक्वायरी आपके पास आए एज ए फर्म, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, आप जहाँ जिस फर्म में भी काम कर रहे हैं या किसी जगह जॉब कर रहे हैं या किसी जगह आप एज ए मैनेजर के तौर पर लगे हुए हैं, तो आपको ये चार मेन चीज़ें देखनी पड़ेंगी उस इंक्वायरी का जवाब देने के लिए, क्योंकि इंक्वायरीज तो आएंगी। एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको फुलफिल करना है, तो आपको सारी इन हाउस कैपेबिलिटीज़ का पता हो कि हमारे यहाँ हाउस में सिलेंडर भी बन रहे हैं, हमारे पास ये वेल्डिंग प्लांट भी है, हम कंप्रेसर भी रिपेयर कर सकते हैं, हम जनरेटर भी रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, जो जो काम आप कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आप साइट की कंडीशन जाके चेक करें कि वहाँ उनको क्या ज़रूरत है, और जो वहाँ ज़रूरत है क्या वहाँ क्रेन मूव कर सकती है। मुझे अगर सिलेंडर बना के कोई हैवी किस्म का सिलेंडर बनाना है, आप इतना बड़ा सिलेंडर बना दें और बाद में कहें जी हॉल में रखने के लिए तो नहीं है, आपने मुझे कहा था, अब मैं इसको कैसे रखूँ, आप साइड वाली दीवार तोड़ें, ठीक है ना, तो अब मुझे बड़ी सी क्रेन मंगवा के दें, तो वो कहेंगे जी ये सारी बातें आपको पहले करनी चाहिए थी। तो आपने उस इंक्वायरी का जवाब देने से पहले कि जी ये काम मुकम्मल करना है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ इन हाउस कैपेबिलिटीज़ भी अपनी देखने की, साइट कंडीशन भी जाके देखेंगे, फिर आप टेक्निकली देखेंगे डाटा कि मेरे पास कौन कौन सा प्लांट, कौन सी मशीनें मौजूद हैं जिसकी से मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर देखें आप, अगर ये तीनों चीज़ों के अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, फिर कमर्शियल आप विजिट करें, इधर उधर जाएं कि कहाँ से ये मशीन मुझे मिलेगी, कहाँ से क्रेन मुझे मिलेगी। जब आप चारों चीज़ें अपने हाथ में हर चीज़ रख लें, देन आप उसको इंक्वायरी का जवाब दें कि जी हाँ, अब आई कैन डू, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई कैन मेक वट एवर यू वांट, जो भी आप कहना चाहते हैं उसको बताएं। ठीक है जी, उसमें आपने लिखना है शेड्यूल आफ्टर अप्रूवल, आप कहेंगे जी अप्रूवल के बाद जो शेड्यूल होगा वो मैं आपको दूंगा। अभी तो फिलहाल प्री इंक्वायरी का जवाब दिया जा रहा है कि जी आई कैन डू और आई कैन वर्क फॉर यू। The synopsis will be prepared by the proposal manager and submit by the synopsis for the approval of management, as well as the proposal number will be generated in the system. जो भी आप नया काम करने के लिए प्री इंक्वायरी का जवाब देंगे, आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से, अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर से अपने सिनॉप्सिस अप्रूव करवाएंगे। जैसे अभी आप फाइनल ईयर में जाएंगे ना, तो आपको भी कहा जाएगा कि जी फाइनल ईयर में कौन कौन बच्चा कौन कौन से ग्रुप में क्या क्या प्रोजेक्ट करेगा, तो आप पहले सिनॉप्सिस अप्रूव करवाएंगे। वर्क अपने जो नॉमिनेटेड सुपरवाइजर होंगे उनसे अप्रूव कराएंगे, फिर आपके एचओडी जो हैं फाइनल ईयर में डॉक्टर शकूर साहब वो करेंगे। तो उसके बाद फिर प्रोजेक्ट पर आप स्टार्ट काम कर सकते हैं। तो इसी तरह जब इंडस्ट्री के अंदर भी जब आप जाएंगे, तो आप एज ए प्राइवेट फर्म चला रहे होंगे, तो जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसको छोटा मोटा जिस पर आपने वर्किंग करनी है, जो आप फर्म आपकी काम कर सकती है, तो उसके सिनॉप्सिस लिखने का एक तरीका होता है। प्रोजेक्ट भी फाइनल ईयर में इसीलिए सिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस कैसे लिखे जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाएगी। अब मुझे नहीं पता यहाँ सिनॉप्सिस लिखने का तरीका बताया जाता है या नहीं बताया जाता। मेरे पास जो ग्रुप मेंबर आते हैं बच्चे, मैं उनको बड़ा तरीके से हैंडल करता हूँ और हर चीज़ ए टू जी उनको बताता हूँ कि जी इस तरह आपने सिनॉप्सिस लिखना है, इस तरह आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ये आपकी इंक्वायरी है, इसको फुलफिल करें। फिर इजीली फिर उसको मैं भी प्रूव कर देता हूँ और फिर एचओडी साहब भी प्रूव कर देते हैं, ठीक है जी यू कैन स्टार्ट योर वर्क ऑन दिस टॉपिक इन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो इसी तरह जो फर्में हैं प्राइवेट जितनी भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाना हो तो उसकी अप्रूवल के लिए प्री इंक्वायरी आपको सारी कैपेबिलिटीज देख के, साइट की कंडीशन चेक करके, टेक्निकली जो भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं और कमर्शियल विजिट करके फिर आप एक सिनॉप्सिस बनाते हैं। ठीक है जी, इन हाउस हम ये करेंगे, हमें कमर्शियल कुछ चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेंगी, उसका किराया इतना होगा, उसका यूज़ इतना होगा, आपके हम टोटल चार्जेस इतना बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं पीसीएस मॉड्यूल प्री इंक्वायरी। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। पीसीएस मॉड्यूल प्रपोजल मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिक प्रपोजल इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, क्लाइंट, प्रपोजल, सबमिशन डेट। अब आप यू विल मेंशन कि जी आपका टाइटल क्या है, वेयर वेवर यू गो, वट एवर टाइप ऑफ वर्क यू विल डू, किस किस्म का काम आप करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का क्या टाइटल है। ठीक है जी, फाइनल ईयर में भी आपको ईच एंड एवरीथिंग ये सिखाई जाएंगी। और जब आप बाहर किसी फर्म के साथ अटैच होंगे और आपको एज ए ट्रेनी प्रोजेक्ट इंजीनियर कोई रखता है, तो ये सारी चीज़ें उसको फुलफिल करनी होती हैं। ये स्लाइड्स बड़ी काम की हैं, जितनी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाई हैं वो आप संभाल के रखनी है। ये सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो तो आप क्लियर हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। मैं भी अच्छे नंबर दे दूंगा अगर कुछ ना कुछ लिखा होगा तो।
बट सारी चीज़ें फैमिली जो सॉरी जब आप फंक्शनल तौर पर प्रोफेशनल तौर पर किसी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे, चाहे आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई किसी फर्म के साथ अटैच है, तो ये सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्लाइड्स आपको याद आएंगी कैसे प्रिपेयर करनी है। तो टाइटल लिखें, क्लाइंट का नाम लिखें, किस क्लाइंट का क्या इस प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं, फिर आप प्रपोजल बनाएंगे, उसकी डेट जो सबमिशन होगी वो लिखेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रपोजल मैनेजर, अपना जो प्रपोजल मैनेजर होगा, जो भी, चाहे वो मालिक ही है, चाहे वो जो भी उस चीज़ फर्म को देख रहा है, उसको उससे अप्रूवल लें, फिर आप उस क्लाइंट के मैनेजर को भेजें कि जी इसको अप्रूव करें, तब हम काम स्टार्ट करेंगे। जो आपका लीड इंजीनियर जो आपको लीड करेगा, आपके अंडर सुपरविजन काम करेगा, पूरी उस रिपोर्ट के नीचे लिखा जाता है कि जी मैं इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ, मेरे ये इंजीनियर हैं, इनका ये टाइटल है, ये क्लाइंट है मेरे, ये मैं प्रपोजल बना के आपको सेंड कर रहा हूँ। प्रपोजल कैसे बनाया जाता है? प्रपोजल एक लफ्ज़ है, वो हम इंशाल्लाह फाइनल ईयर में जब आप लोग जाएंगे तो आप वहाँ सारी चीज़ें सीखेंगे कि जी प्रपोजल कैसे बनाया जाता है। आई डोंट नो, फिर मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो हमारे कोलीग्स हैं जो हैं वो जो मेरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट को पढ़ा रहे हैं, वो कैसे प्रपोजल डिज़ाइन करना सिखाते हैं, आई डोंट नो। जो भी अब आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसका सुपरवाइजर अबू बकर साहब हैं, या कोई इमरान इमरान लशारी साहब हैं, या इमरान दूसरे हैं, तो अगर वो गाइड करें तो वेल एंड गुड, वरना मेरे से जो प्रोजेक्ट लेंगे मैं उनको अच्छे तरीके से प्रपोजल लेने का तरीका हर चीज़ बताऊंगा। तो बहरहाल, डॉक्यूमेंट्स एस्टिमेशन बाय कंसर्न डिपार्टमेंट, स्कोप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट किस टाइप का है, प्राइवेट है, लोकल है, गवर्नमेंट के लिए दिए रहे हैं, क्या वर्क, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, जो यानी जो काम कंप्लीट करने जा रहे हैं उसका क्या स्कोप है, किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन कौन से एस्टिमेशन है जो कंसर्न डिपार्टमेंट जिनसे आपका ताल्लुक पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं आपको वापडा से, वासा से और टेलीफोन कम्युनिकेशन से सबसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ गया है, गवर्नमेंट का प्रपोजल आ गया है, तो आपको ये सारे मॉड्यूल्स मैनेजमेंट सिस्टम में गुजारने पड़ते हैं। प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ सप्लाई लाइक डॉक्यूमेंट्स, मैन पावर, इक्विपमेंट, ईटीसी, जितने भी आपके स्कोप्स हो हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे, मैन पावर कितनी चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए जो आपने मशीनें उस प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है, ठीक है जी, कितने बंदे इस्तेमाल करेंगे, ये सारा जिस तरह आपने नेटवर्क डायग्राम बनाई होगी वो भी उस चीज़ का पार्ट है। तो आप सारे उस प्रपोजल मैनेजमेंट सिस्टम में लिखेंगे। ऑटो जनरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन शीट बेस्ड अपॉन ऑफ डिलीवर एस्टिमेशन, जितनी भी एस्टिमेशन शीट्स हैं वो ऑटो जनरेशन होती हैं। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर भी मौजूद होते हैं, जब आप सिस्टम को चलाते हैं, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, वो क्लाइंट का नाम लिखता है, फिर प्रपोजल बनाता है, फिर आप टाइटल लिखते हैं, फिर डेट ऑफ सबमिशन डालते हैं, वो सारी ऑटो जनरेशन होती हैं और शीटें तैयार हो रही होती हैं। मैनुअल आपको पता है, जैसे एस मैसेज कौन सा लेटर लिखने का वक्त है कि पुराने दौर में आज से 25 साल पहले आप लेटर लिखेंगे, उसको पोस्ट करेंगे, वो दूसरे इलाके में जाएगा। आजकल व्हाट्सएप है, SMS है, मैसेंजर है, मैसेजिंग। तो इसी तरह जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे वहां पर भी हर चीज़ ऑटोमेटिक हो चुकी हुई है, ऑटो जनरेशन सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, उसमें परेशान होंगे, लेकिन पता हो कि प्रपोजल मैनेजमेंट सिस्टम है क्या चीज़। इश्यू ऑफ प्रोजेक्ट, जब हर चीज़ प्रपोजल आपका ओके हो जाए, ठीक है जी, आप सारे लीडर, आपकी क्लास जो इंजीनियर हैं उनको आप अपडेट कर दें, आपने इक्विपमेंट रख लिए, मैन पावर डिसाइड कर ली, हर चीज़ ऑटो जनरेट शीट जनरेट हो गई, फिर उस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट नंबर उसको दे देते हैं। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अगर FSC पास हैं और आपने वो एंटी टेस्ट क्लियर किया हुआ है, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, ठीक है जी, नाउ यू कैन गो इन स्वीडिश कॉलेज एंड टेक योर क्लासेस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको एक प्रोजेक्ट नंबर इशू करना पड़ता है जी, कि आपके यहाँ जो हम काम करेंगे उसका ये प्रोजेक्ट नंबर होगा, या उसको हम रजिस्टर्ड नंबर कहते हैं। वो भी इसी तरह ही होता है, जो कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का नाम, उसकी कंपनी का नाम, फिर आगे डैश, फिर कुछ जो भी लगा के एक पूरा इशुएंस ऑफ प्रोजेक्ट नंबर इसको इशू किया जाता है। इशुएंस, दिस यूटिलिटी इज यूज्ड टू सबमिट ए रिक्वेस्ट टू इशू ए न्यू प्रोजेक्ट नंबर बाय द पावर यूजर। जो आपको रखता है ताकत इस किस्म की कि वो प्रोजेक्ट नंबर इशू करे, उससे आप प्रोजेक्ट नंबर इशू करवाएंगे कि जी हमने ये काम करना शुरू करना है। द PCS मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आप दूसरे लोगों से साथ किस तरह शेयर करेंगे। A unique number is assigned to every new awarded project। जाहिर बात है एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे आप, एक काम FFC में भी कर सकते हैं, दूसरा काम कोकोला में करेंगे, तीसरा काम यूनिलीवर में करेंगे, तो हर एक को आप एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर अवार्ड करेंगे।
लोकल होगा, गवर्नमेंट होगा, वो रिकग्नाइज बाय द डिफरेंट नंबर ऑफ स्कीम्स। वो आप खुद जो भी उस कंपनी की चल रही है या आप जिस तरह भी डिसाइड करना चाहें, वो शुरू से जो भी बनाएंगे उसी तरह आप फिर फॉलो करते चले जाएंगे। ऑल द कंसर्न डिसिप्लिन्स नॉमिनेट देयर रिस्पेक्टिव लीड एंड एस्टिमेटेड मैन आवर्स। एम एच मीन मैन आवर, कि कितने मैन आवर चाहिए। 1000 मैन आवर चाहिए, 24 पर डिवाइड करेंगे, इतना काम होगा, इतने दिन लगेंगे, इतना महीना लगेगा। मेरे रिस्पेक्टिव लीड का मतलब कौन इस काम को लीड करेगा। ईच एंड एवरीथिंग यू विल मेंशन ऑन द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। पीसीएस मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट क्लोजर स्टेटस। अब जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप क्लोज डेट, ऑन होल्ड प्रोजेक्ट एंड एक्सटेंड डे। अगर तो वो प्रूव हो गया तो फिर उसको क्लोज कर देंगे, अगर आपको वो अप्रूवल नहीं आई तो फिर उसको होल्ड रखेंगे, क्योंकि जी अप्रूवल के लिए गया हुआ है प्रोजेक्ट, तो इसलिए मैंने इसको होल्ड रखा हुआ है। कुछ फाइलें आपको एक्सटेंड करनी पड़ती हैं कि जी नहीं, हमने ऑन होल्ड करने के बाद उन्होंने इस चीज़ पर थोड़ी सी कमी पेशी रह गई है, वो हम उसको फुलफिल करेंगे, देन वी विल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो है उस पर काम करेंगे। तो कुछ फाइलें करो, आप मुख्तलिफ कामों में मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, 6-7 इंडस्ट्रीज पर आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट क्लोज होंगे, कुछ प्रोजेक्ट आपने ऑन होल्ड रखे होंगे, कुछ प्रोजेक्ट आपने एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी, फिर आप दोबारा उस पर काम शुरू करेंगे। तो उसका क्या स्टेटस है हर फाइल का, हर प्रोजेक्ट का, जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो आपको अलग-अलग फाइलें मेंशन करनी पड़ेंगी। कुछ क्लोज हो चुके होंगे, कुछ ऑन होल्ड होंगे, और कुछ की एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। तो हम उस फाइल पर भी लिख देंगे कि जी टाइम खत्म होने के बाद हमें एक्सटेंशन मिल गई थी, अब हम ये फाइल फलां कंपनी की है, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो उस पर एक्सटेंशन काम हो रहा है। कुछ क्लोज हो चुकी होंगी, वो हम क्लोज कैटेगरी में डाल देंगे। बहरहाल द पीसीएस मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सटेंशन। अब अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है वही प्रोजेक्ट की, तो अप्रूवल डिपार्टमेंट हेड यूज दिस मॉड्यूल टू अप्रूव प्रोजेक्ट एक्सटेंशन रिक्वेस्ट बाय प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। और वो एक्सटेंशन जो है उस कंपनी की जिसने आपको दी हुई है, उसके प्रपोजल मैनेजर या उसका जो भी हेड है उससे अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है, तब आप उस एक्सटेंशन पर काम करेंगे। पीसीएस मॉड्यूल सिक्योरिटी सिस्टम। अब आपका सिक्योरिटी सिस्टम कैसा होगा, जहाँ जहाँ भी आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में कुछ है। प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर कैन ग्रांट एंड रीवोक एक्सेस राइट्स, यानी ऐड, मॉडिफाई, डिलीट। प्रपोजल में आपने लिखा कि आई विल यूज 30 पर्सन, आई विल यूज दिस टाइप ऑफ क्रेन, आई विल यूज दीज मशीन्स, वेल्डिंग प्लांट्स, लेथ मशीन, वट एवर यू वांट टू यूज, यू विल यूज। बट अगर कोई आपको रिवोक एक्सेस राइट्स चाहिए, यानी आपको कोई चीज़ की एडिशन करनी है, किसी दूसरी मशीन की ज़रूरत पड़ गई है दूसरी प्रोजेक्ट में जहाँ पर आपका दूसरा काम भी चल रहा है, आपको वहाँ से मशीन निकालनी पड़ती है, तो जिस कंपनी से आप मशीन वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, तो वहाँ का जो मैनेजर होगा वो कहेगा जी मशीनें कहाँ जा रही हैं, मेरे यहाँ वहाँ आपने काम नहीं करना। तो कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यानी आप उनसे पहले साइन कराते हैं कि ये वक्ती तौर पर कुछ मशीनें आया करेंगी, कुछ जाया करेंगी, ये हमारी सिक्योरिटी है, हमने कभी ले जानी है, कभी इसको ले इन आउट करना पड़ेगा, कभी वो आप पहले अप्रूवल करवाएंगे। यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद हर चीज़ बताएंगे, कुछ बंदे आते रहेंगे, कुछ बंदे जाते रहेंगे, मशीनें कुछ यहाँ यूज़ होंगी, कुछ फिर हमारा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है हम वहाँ यूज़ करेंगे। तो पूरी सिक्योरिटी उन सिस्टम को बताना है कि जी हमें प्रोवाइड करें कि जी हम बंदे लेके आएंगे या मशीनें आएंगी, इनकी कौन रखवाली करेगा, कौन लुक आफ्टर करेगा, इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, वट एवर जो भी सिस्टम है, तो वो भी उस कंट्रोल सिस्टम के अंदर आता है, जो हमारा टॉपिक है आज का। पीसीएस मॉड्यूल जियोग्राफिकल एरिया information. अब each process area is further subdivided into number of geographical access, इसको हम GA कहते हैं, geographical area. Estimation of number of documents to be prepared under each GA by the lead engineer of department. हर प्रोजेक्ट के अंदर फिर हम मजीद सब डिवाइडेड कर देते हैं कि ये फलां जियोग्राफिकल एरिया में, यानी गांव में है चल रहा है, शहर में चल रहा है या इंडस्ट्री में चल रहा है, उसको हम नंबर अगर देना चाहते हैं इंफॉर्मेशन अपने लिए, तो आप जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सब डिवाइड कर सकते हैं। पीसीएस मॉड्यूल्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल रजिस्टर, डीसीआर कहते हैं इसको, डॉक्यूमेंट कंट्रोल रजिस्टर, डीसीआर। ए लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल इज बीइंग प्रिपेयर्ड, the definition of the document size, estimated man hours required to prepare that particular document। एक लिस्ट ऐसी डिलीवर की जाती है और तैयार करके उनको बताया जाता है कि हमने ये डेफिनेशन अपने डॉक्यूमेंट साइज की रखी है, यानी हमने ये डिफाइन किया है इस डॉक्यूमेंट को कि इसमें ये चीज़ें आपने डिलीवर करनी हैं। यानी आपके प्रोजेक्ट में कंप्लीट होने के बाद हम ये मशीनें, ये पार्ट्स, ये इक्विपमेंट्स
लेके आए हैं तो वापस भी लेके जाएंगे। ठीक है जी, वो कंट्रोल रजिस्टर होता है कि जी आप अपने रजिस्टर में भी नोट करें, क्योंकि दूसरी फर्म में जाके काम कर रहे हैं, वहां पर भी आप नोट करवाते हैं कि जी हम ये मशीनें ये इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं। बाद में ये ना हो कि हमें आप अपनी मशीनें ले जाने ही ना दें प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, तो आप उसको डॉक्यूमेंट कंट्रोल रजिस्टर में लिखवाएं कि जी हमने ये इक्विपमेंट्स ये सामान ये बंदे आएंगे, और इसके बाद हमने अपने काम प्रोजेक्ट कंप्लीट के बाद हम यहाँ से जब जाएंगे तो हम आपको जो कंट्रोल रजिस्टर होगा उसमें से सारी चीज़ें प्रूव करवाएंगे, सारी चीज़ें लिखवाएंगे, और फिर हम अपनी चीज़ें लेके जाएंगे। तो जब मैं भी इंडस्ट्री में था हम छोटे छोटे काम करते थे, इवन के हैमर, स्पैनर, रिंग पाना, ठीक है जी, चीजल, ये डिफरेंट चीजें होती हैं, प्लायर, ग्रिप प्लायर, ये छोटी छोटी चीजें, यानी 100 पार्ट्स भी अक्सर बन जाते हैं, पूरी पूरी लिस्ट 2 2 दिन में तैयार होती है। तो आप वो लिखते हैं, उनको अप्रूव वहाँ डॉक्यूमेंट उनको ईमेल करते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा जी इतना सामान आएगा, और इसको आप कंट्रोल रजिस्टर में नोट करें, क्योंकि वापसी में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हम इसको लेके भी जाएंगे। आपको इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्राइवेट काम करते हैं तो ये जिशान की जो फर्म है प्राइवेट जिसके साथ भी ये अटैच है, इसके फादर ये काम भी कर रहे होंगे, खाली इंजीनियरिंग का काम ही होता, और भी अदर डॉक्यूमेंटेशन होती, जैसे मैं आपको डिटेल से पीछे बता रहा था। Each document has complete information of discipline, work order, title, issues, purpose, revision। अगर आपने कोई कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है कि जी मैंने ये मेरा डिसिप्लिन है, इतने बंदे डेली आएंगे, ये मेरा वर्क ऑर्डर है, ये मेरा इस प्रोजेक्ट का टाइटल है, उसको आप एक कोई नंबर दे दें। अगर उसमें कोई इशू आता है तो उस इशू को आप डिस्कस करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, मैं रिवाइज करता हूँ डॉक्यूमेंट, मैं फिर आपको इसका आंसर देता हूँ, कुछ ना कुछ रस्ते ड्यूरिंग प्रोसेस प्रोजेक्ट चलता रहता है काम। तो यूनिक ऑटो जनरेटेड नंबर इज असाइन टू ईच डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट का अपना एक यूनिक नंबर होगा, मिक्सअप नहीं करना। आपको पता चले ये एक रिवीजन पॉलिसी का नंबर है, ये एक एचआर की पॉलिसी का नंबर है, ये मेरी प्रोसेसिंग का नंबर है, ये मेरी मशीनरी की इन आउट का नंबर है। जो भी आप डिटेल में सेंड करेंगे तभी हर चीज़ें अंडर कंट्रोल होंगी, अदरवाइज तो आप परेशान रहेंगे। कस्टमर रेफरेंस नंबर, वेंडर डॉक्यूमेंट नंबर कैन आल्सो बी गिवन अगेंस्ट पीसीएस डॉक्यूमेंट नंबर। यानी जो आपका कस्टमर है उसका कस्टमर का नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल। वेंडर है, यानी वेंडर से मुराद ये है कि जो आपके पास फैसिलिटीज इन हाउस नहीं मौजूद, वो आप वेंडर बाहर से हायर करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट की लिस्ट, वो कौन सी मशीनें लेके आ रहे हैं, वो कौन सा उस नए प्रोजेक्ट में काम करेंगे, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग आप उस अंडर कंट्रोल डॉक्यूमेंट में रजिस्टर में नोट करते हैं और कंपनी को भी बताते हैं। पीसीएस मॉड्यूल्स डीड्स, ठीक है जी। डीड्स इज यूज टू मैनेज इश्यूज, रिसीव सॉफ्ट फाइल ऑफ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद लेटेस्ट रिवीजन एंड स्टेटस फ्रॉम क्लाइंट्स वेंडर्स। इट्स ए ऑनलाइन वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटल सिस्टम। जैसे हम डीड फाइनल करते हैं जी, मैंने ये आपसे गाड़ी खरीद ली है, अब आप, मैं आपका सेलर हूँ, आप परचेजर हैं, आपने मुझे इतने पैसे दिए और मैंने गाड़ी खरीद ली है। जब आप बड़े होंगे कोई मोटरसाइकिल भी सेल करेंगे, परचेज करेंगे, या गाड़ी भी सेल करेंगे, परचेज करेंगे, आपके फादर करते होंगे, डीड्स फाइनल करनी पड़ती हैं, स्टाम्प पेपर पर लिखना पड़ता है मैंने ये इतना पैसा लगाया, इस प्रोजेक्ट को इतना काम किया, अब आपके हैंड ओवर किया जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है। ठीक है जी, जितने भी ये प्रोजेक्ट बनते हैं, मोटरवे बनती है या दूसरे बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, सिविल वर्क होता है, इंडस्ट्री बनती हैं, आखिर सिविल वर्क काम शुरू होता है इंडस्ट्रियों में, पहले बिल्डिंग खड़ी होती है, ये सब प्रोजेक्ट होते हैं और सब इनकी डीड्स लिखवाई जाती हैं। ये ना हो कि जी आप आधा काम करके छोड़ के भाग ना जाएं, हम बाद में किसी से काम करवाएंगे, तो आप सारा उसमें सॉफ्ट कॉपी उनसे रिसीव करते हैं, उस पर साइन करते हैं, जिसे एग्रीमेंट होता है। जिस तरह आपने अक्सर टीवी में खबरों में देखा होगा कि जी वो फलां हमारा वजीर गया, उधर के वजीर से आपस में एग्रीमेंट हुआ और वो साइन कर रहे होते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें ये फाइनल होके फिर हम डीड फाइनल करते हैं कि जी ठीक है जी अब हम ये काम करने जा रहे हैं। लेसन लर्न, जब काम मुकम्मल हो जाता है तो हम फिर अपने लेसन सीखते हैं कि हमने, हमारे से क्या गलतियां हुई, क्या हमने इसमें गलतियां की, क्या हमने सीखा, क्या चीज़ों को हमने करेक्शन किया, उसको फिर नोट करते हैं ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो हम लोग उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें। ये चीज़ें सिर्फ आप डॉक्यूमेंट करते हैं, नोट करते हैं, अपने हद तक रखते हैं, दूसरे क्लाइंट को या कस्टमर को नहीं बताते। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर एंड ऑल डिपार्टमेंट लीड्स इंजीनियर राइट डाउन द लेसन लर्न ऑन दैट प्रोजेक्ट। ओके, आपने, इंजीनियरिंग मैनेजर ने, इंजीनियरिंग लीडर ने, डिपार्टमेंट सारे मैनेजरों ने क्या क्या उस प्रोजेक्ट में सीखा, क्या गलतियां हुई, क्या लेसन लर्न किया, वो सारा उस प्रोजेक्ट में आप आखिर में रिपोर्ट में अपने अंदर लिखते हैं, ताकि ईच एंड एवरी बंदे को पता चले कि जी हमने इस प्रोजेक्ट में ये गलतियां की थी, आइंदा हम whenever we will take another project, same project of the another company, then we will not repeat this type of mistake if we would do
द सेम प्रोजेक्ट, अगर हम ये सेम प्रोजेक्ट करते हैं। These lessons learned from all projects are available to the all employee of the future reference. One can search any particular project category to see the lesson learned. ये जो आपने रिपोर्ट तैयार की है लेसन लर्न की, वो कहता है जी कंपनी की हर एम्प्लॉय को दिखाएं रेफरेंस के तौर पर, ताकि फ्यूचर में सब लोग अलर्ट हो जाएं। एनी वन कैन सर्च एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैटेगरी टू सी द लैंड, और कोई भी बंदा किसी भी टाइम उस आपकी कंपनी की जो डॉक्यूमेंटेशन है सॉफ्ट में उसको सर्च करे और पढ़ ले कि जी इस आज से 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट हुआ था तो हमारे कंपनी के एम्प्लॉय ने ये गलती की थी, उसमें ये रेफरेंस के तौर पर वहां पर लिखा होता है। तो वो सॉफ्ट कॉपियां मौजूद होती हैं जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं। तो आप आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स जो पीछे गुजर चुके हैं आने वाले दिनों में आप पढ़ सकते हैं और अपना लेसन को रिपीट कर सकते हैं कि जी ठीक है, आइंदा आइंदा मैं एक नया प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, कंपनी ने मुझे इसको हैंड ओवर किया है, तो मैं पिछले बॉस आपको कहता है यार ये पिछले इसी किस्म के हमने प्रोजेक्ट किए थे, जो मेरा सीनियर था वो तो चला गया है, अब आप इसके सीनियर बन गए हैं, तो आप पिछली जितनी भी रिपोर्टें हैं उसको पढ़ें और उसमें लर्न जो लेसन है वो हिस्सा पोर्शन भी पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि इन्होंने क्या गलतियां की थी, ताकि हम इस आइंदा प्रोजेक्ट में ये काम ठीक तरीके से कर सकें। पीसीएस मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट सपोर्ट रिपोर्ट्स, ठीक है जी, कुछ रिपोर्ट्स वो आपको सपोर्ट करेंगी कि जी ठीक है पिछले लोगों में ऐसे काम हुआ था, आप वो रिपोर्ट्स भी उनसे मांग सकते हैं कि जी सर इस तरह का अगर प्रोजेक्ट पहले कोई कर चुका था मुझे दिखाएं, मैं जरा रीड आउट कर लो। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द मैन आवर्स, प्रोग्रेस, प्रोडक्टिविटी, स्टेटस, माइलस्टोन, और जो इस वक्त आपकी प्रोग्रेस में चीज़ें, कौन कौन से प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी चल रही है, क्या स्टेटस है हर प्रोजेक्ट का, कितना माइलस्टोन हम अचीव कर चुके हैं, कितने मैन आवर्स लोग कहाँ कहाँ सर्व कर रहे हैं, मुझे आप एज ए नया प्रोजेक्ट इंजीनियर मुझे सब इन्फॉर्म करें। तो आपको रिपोर्टिंग डिमांड कर सकते हैं और रिपोर्ट देने वाले भी आपको पूरी रिपोर्ट देंगे। पीसीएस मॉड्यूल्स इंजीनियरिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, अब 6 प्रोजेक्ट आपके डिफरेंस सपोज आज की डेट में चल रहे हैं, एक एफएससी में चल रहा है, कोका कोला में चल रहा है, एमएफ टेक्सटाइल में चल रहा है, यूनिलीवर में चल रहा है, तो आप कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, यार मुझे उसकी यूनिलीवर की प्रोग्रेस रिपोर्ट ला के दिखाओ, कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, क्या इसका तरीकाकार है, कितनी रिपोर्टिंग हो रही है, मुझे पूरी, तो वो अपडेटेड होती हैं जिनकी आपने ड्यूटीज लगाई होती हैं। तो वो रिपोर्ट शो करती है कि जी इस वक्त टोटल डॉक्यूमेंट इतने इशू हो चुके हैं और ये इतना माइलस्टोन हम अचीव कर चुके हैं और इतना आपको डेट्स दी गई थी, इसमें इतना हमने काम कर चुके हैं। वो रिपोर्टें आपको काफ़ी बता देती हैं कि जी ठीक है 20 दिन का प्रोजेक्ट था, आपने 10 दिन गुजर चुके हैं, और 10 दिन की रिपोर्टें जब आपको फाइल में चेक की जाती हैं जो साथ साथ अटैच की जाती हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि जी मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ठीक चल रहा है, और मैं इसको अगर नहीं ठीक चल रहा तो आप उसको वहाँ पर अपने दफ्तर में बैठ के बुला सकते हैं कि कौन है सब इंजीनियर जो इस फर्म जो है क्या नाम है यूनिलीवर में कौन देख रहा है, उसको बुला के आप कॉल करके दफ्तर में पूछ सकते हैं। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है जो डेली चल रही होती है। डीसीआर अपना डिटेल कंट्रोल रजिस्टर जो आपका है, कंप्लीट हिस्ट्री उसकी, आप उस रजिस्टर को भी मंगवाते हैं, उसमें हर चीज़ जो नोट की होती है वो भी देखते हैं। अगर प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल डिस्टर्ब चल रहा है और आप देख रहे हैं कि ये जो हमने प्रोजेक्ट था ये बड़ा स्लो चल रहा है, मुझे इसकी सारी हिस्ट्री ला के दिखाओ, तो आप फिर सारी लिस्ट ऑफ डीसीआर डॉक्यूमेंट भी मंगवाते हैं। कोई गड़बड़ हो गई है, कुछ कहता है जी लेट इसलिए हुआ था कि फलां इक्विपमेंट नहीं आया था, फिर आप लिस्ट में मंगवाते हैं कि जी अच्छा मिस्टर साहब इंजीनियर, तुमने जब यहाँ से इक्विपमेंट लेके गए थे तो इसमें ये वाला इक्विपमेंट क्यों नहीं लेके गया सर, तो वो फिर उसका जवाब देगा। तो यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आपको प्रीवियस हिस्ट्री भी चाहिए होगी कि क्या कहाँ 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 गलतियाँ हुई। तो ये सारी अंडर कंट्रोल सिस्टम होती है जो आपने देखनी होती है। और फिर जो भी कोई पेंडिंग कमेंट्स हैं वो आप देखते हैं कि जी तुमने यहाँ आज 3 दिन पहले ये कमेंट्स पास किए थे तो इस पर क्या वर्किंग की है, आपका ये फलां क्लाइंट डिस्टर्ब था तो उसने ये आपको रिपोर्टिंग की थी, ये ईमेल का प्रिंट आउट लगा हुआ है, यहाँ पर आपने क्या काम किया है जरा मुझे दिखाएं। तो ये सारे आप उस पर कंप्लीट हिस्ट्री मंगवा के उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन, और इंजीनियर का यही काम होता है कि बस वो लुक आफ्टर कर रहा होता है, वोटे पढ़ रहा होता है, मॉड्यूल्स देख रहा होता है और बातचीत कर रहा होता है, ईमेल आंसरों के ले रहा होता है, दे रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग उस हिस्ट्री पर चल रहा होता है। ठीक है जी, आपका बेसिकली पीसीएस जो है वो वर्क फ्लो होना चाहिए, हर चीज स्मूथली चलनी चाहिए। ये ना हो कि 6 काम में से 5 काम ठीक हो रहे हैं और छठा काम जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है, और आप को उसको फ्लो में लाने के लिए स्मूथली जो है काफी मेहनत करनी पड़ रही है।
तो हर जगह आपका अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा, अच्छे डॉक्यूमेंटेशन आप बना रहे होंगे, तो आप 6 के 6 हैंडल आप दफ्तर में बैठ के भी कर सकते हैं। बट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट इंजीनियर जब आप सीनियर पोस्ट पर लगते हैं तो आप फिर दफ्तरों में ही बैठते हैं। जब आप शुरू शुरू में जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको शायद एक कहेंगे जी आप जरा इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस देन यू कैन गो, इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस तो यू विल स्टार्ट जस्ट अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो आपको एक सब इंजीनियर के तौर पर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे और कहेंगे जी वो एफएफसी में एक काम हो रहा है, आप वहाँ जाके उसको लुक आफ्टर करें, आप उसके इंचार्ज हैं। तो जब आप 5 6 2 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको मैनेजर बना देंगे और आप कहेंगे जी ठीक है जी हमारा ये फर्म है, आप बाउलपुर से एरिया इधर उधर जितना भी है वो आप सारा एरिया आप देखें। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, आप हमारे रीजनल मैनेजर हैं, आप हमारे पंजाब के मैनेजर हैं, ठीक है जी। फिर आप बैंकिंग में आप देखते हैं एक प्रेसिडेंट पूरा है, बैंक का भी होता है, सूबों का भी होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट का भी होता है। इस तरह बड़े बड़े फिर जितने भी प्रोजेक्ट इंजीनियर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर 20 साल बाद 25 साल बाद जब वो बड़े बड़े फिर प्रोजेक्ट जब लेते हैं तो फिर उनकी सैलरियाँ भी उस हिसाब से और फिर काम भी उस हिसाब। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ग्रुप में कोई सवाल हो तो दोबारा मैं उस चीज़ को, कोई क्वेश्चन हो तो एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैंने ऑनलाइन विदाउट एनी पर्सन रिकॉर्डिंग की है क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ था फिजिकली क्लास लेने के लिए, क्योंकि यहाँ एफएफसी में वो लॉकडाउन लगा हुआ। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन message on WhatsApp. I will give the answer. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.